Assalamu alaikum. So now we are going to start the 11th lecture of the series. This is going to be the third part of the lectures on amphibians, and for further reading you can go on to chapter 19 in the book called Zoology, that is written by Miller and Harley. My name is Ahmed Nadeem. So let's get started. So we are going to discuss about a few functions जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, उनकी ही कंटिन्यूटी है. सो वी आर गोइंग टू सी कि एम्फीबियंस में गैस एक्सचेंज या ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है. सो वन थिंग वी नो फॉर श्योर कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से कहीं ज्यादा है. एयर कंटेन्स large proportions of oxygen as compared to water, which is why terrestrial animals spend lesser amount of energy to move oxygen across gas exchange surfaces, which means इसका मतलब ये है कि हमारे पास यानी कि उन ऑर्गेनिज्म में जो एयर के अंदर है हमारे पास टोटल एयर का ऑलमोस्ट यू कैन से more than 25% of the air is ऑक्सीजन. तो हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. हमारे या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसका मतलब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उस पर स्पेंड नहीं करनी पड़ती. ऑन द अदर हैंड अगर हम फिश को देखें तो फिश के लिए सराउंडिंग वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है. आप जैसे जैसे समंदर की डेप्थ में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके लिए मजीद मुश्किल होता जा रहा है ऑक्सीजन को हासिल करना. सो उनके जो ऑक्सीजन असिमिलेशन सिस्टम्स हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है वहाँ पर उनको ज़्यादा एनर्जी दरकार है ऑक्सीजन को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए. इसलिए अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो लैंड एनिमल्स या लैंड ऑर्गेनिज्म को या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को वाटर में रहने वाले एनिमल्स से कहीं कम मेहनत करनी पड़ती है ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, विच इज़ वाई इनको लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार है ऑक्सीजन को गैस एक्सचेंज सर्विसेज के आर या पार मूव करने के लिए. अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आता तो डू लेट मी नो, वी कैन डिस्कस दिस. एम्फीबियन स्किन कंट्रीब्यूट्स इन गैस एक्सचेंज, हेंस इट इज केप्ट मॉइस्ट एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. आपने जब भी फ्रॉग की डायसेक्शन की होगी या अगर आपने देखी हो या आपको अंदाजा होगा कि फ्रॉग्स आमतौर पे उनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, which is one of the major requirements for gas exchange. चाहे ऐसी सरफेस जो बॉडी के अंदर है या बाहर है, अगर वो ऑक्सीजन की या गैस एक्सचेंज के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, इट हैज टू बी केप्ट मॉइस्ट. अगर किसी को इसकी रीजन पता है तो वो मुझे जरूर बताए. इट्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. सो व्हाई डू वी हैव टू कीप द gas exchange surfaces moist? So this is a question. Do let me know. And of course, अगर किसी surface के through gas exchange हो रहा है तो that has to be richly supplied with blood vessels, क्योंकि in the end blood ही वो carrier है जिसने ऑक्सीजन को बॉडी के दूसरे हिस्सों तक लेके जाना है. So blood supply के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं. गैस एक्सचेंज थ्रू स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. सो आई कैन आस्क whether what do we call the gas exchange that is taking place through skin. So you guys should know about that, and it can happen both in water and land. इस स्किन के थ्रू जो गैस एक्सचेंज हो रहा है या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है इसकी बड़ी अहमियत है
ऐसी जगहों पर जहां पर आपको एक से ज़्यादा मोड्स या मेथड्स दरकार हैं रेस्पिरेशन के लिए, वहां पर एक से ज़्यादा मेथड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक एनिमल को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, यानी कि वो थ्रू लंग्स भी सांस ले रहा है, थ्रू स्किन भी सांस ले रहा है। सो नेचर ने एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि ये एक एनिमल, इस तरह का एक एनिमल जो एम्फीबियस एनिमल है, जो कि छोटा एनिमल है, अपना डिफेंस भी ज़्यादा नहीं कर सकता, वो कहीं सफोकेशन से एक्सटिंक्ट ना हो जाए। सो ऑल प्रेज टू गॉड। इन सैलमेंडर्स 30 to 90% गैस एक्सचेंज थ्रू स्किन। ये 30 to 90% का मतलब ये है कि कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी जहां पर टोटल गैस एक्सचेंज का 90% हो सकता है कि वो स्किन के थ्रू हो रहा हो, कुछ होंगी जहां सिर्फ 30% होगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हो सकता है कि इर्द गिर्द का क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट का इफेक्ट हम गैस एक्सचेंज पे इसी लेक्चर में आगे देखेंगे, लेकिन ये एक चीज याद रखने वाली है कि एक बहुत ब्रॉड रेंज है 30 to 90%, और सैलमेंडर्स में तकरीबन 30 to 90% जो है टोटल गैस एक्सचेंज का वो स्किन के थ्रू होता है। So this is a very important slide. I would like you guys to concentrate on this. Around 1 to 7% gas exchange also occurs through moist surface of mouth and pharynx, यानी कि बकल कैविटी, और इस तरह की रेस्पिरेशन को बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने भी पहले जिक्र किया कि ज़्यादातर एम्फीबियंस जो हैं उनमें लंग्स भी होते हैं, as well as they can also breathe through their skin, which is also kept moist and richly supplied with blood vessels. And pulmonary ventilation is the gas exchange through lungs, occurs through buccal pump system. So हम यहाँ पर इस फिगर की मदद से थोड़ी सी हेल्प लेते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है फ्रॉग, अगर तो उसमें गैस एक्सचेंज कैसे होता है। सो इन द ए पार्ट वी कैन सी बेसिकली 3 चीजें बहुत जरूरी हैं फ्रॉग्स के अंदर जो आपको याद रखनी है। नॉस्ट्रिल्स, जहां से एयर ने उसकी फ्रॉग की बॉडी में एंटर होना है। ग्लॉटिस, जो कि एक गेटवे है बकल कैविटी और लंग्स के दरमियान। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड important part is lung. So glottis, if we concentration on the A part, so glottis is closed over here, हमें देखना है कि यहाँ glottis बंद है, और एयर जो है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू बक्कल कैविटी में एंटर होती है। और बक्कल कैविटी का ये जो फ्लोर आपको नजर आ रहा है जहाँ ये एरो है इस वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, और बलून में जब आप हवा भरते हैं तो उसके जो मार्जिन हैं वो फैलना शुरू कर देते हैं, विच इज वाई इसका जो ये फ्लोर है ये नीचे की तरफ हो गया है, यानी कि ये आप कह लें कि स्वेल कर गया है, ये फूल गया है। सो इन द बी पार्ट वी कैन सी ग्लॉटिस हैज नाउ ओपन्ड, और जो एयर लंग्स के अंदर थी वो पुश आउट होके बक्कल कैविटी में आ गई। ठीक है जी। थर्ड पार्ट में क्या होगा? अच्छा, एक चीज यहां पर याद रखने वाली है कि ब्लू एरो शोज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द रेस्पिरेशन ऑर्गन्स, और जो रेड आपके एरोज हैं वो गैस एक्सचेंज जो हो रहा है लंग्स और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के दरमियान उनको शो कर रहा है। सो ग्लॉटिस जो है वो पार्ट सी में अगर आप देखें तो ग्लॉटिस ओपन हो जाएगा, लेकिन माउथ और नॉस्ट्रिल जो है वो बंद हो जाएंगे। एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बकल कैविटी वॉल पुश एयर इनटू द लंग्स। अब क्या होगा कि बकल कैविटी दोबारा से एयर को पुश करेगी और एयर वापस लंग्स के अंदर चली जाएगी, और इससे ये दोबारा इन्फ्लेट हो जाएगा, और यहाँ पर दोबारा एयर जो है उसका
ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो शुरू हो जाए। ठीक है जी। और फोर्थ पार्ट में ये होगा कि ग्लॉटिस दोबारा बंद हो जाएगा और जो एयर है बकल कैविटी में या बकोफेरेंजियल कैविटी में, वहां से एयर एक्सचेंज के साथ साथ एयर माउथ और नॉस्ट्रल से बाहर भी निकल जाएगी। सो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू make your concept as clear as possible, and I'm here, take my help anytime and as much as possible. So now I am going to ask you a question. Why do amphibians have lungs when they can breathe through skin and buccal cavity? आप एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर लंग्स भी हैं और वही ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू भी सांस ले रहा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो स्किन के थ्रू सांस ले सकता है, वो उसको नेचर ने लंग्स जैसी एफिशिएंट गैस एक्सचेंज ऑर्गन क्यों दिया? हियर इज द आंसर. So respiration cannot be increased according to need. For example, when the metabolism rate and temperature is higher. Respiration rate can be increased by increasing the rate of air intake into the lungs. So अगर हमारे पास lungs ना हो तो हम अपनी will के तहत स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ना हम अपनी स्किन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं और ना हम अपनी इर्द गिर्द की एयर को आप कह लें कि पुश कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि बेसिक जो प्रोसेस जिससे स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा है वो डिफ्यूजन है. सो अब अगर हमें अपने मेटाबॉलिज्म रेट के हवाले से देखा जाए तो ज्यादा ऑक्सीजन की अगर जरूरत हो तो वी हैव टू हैव एन ऑर्गन जिसके तहत हम जिसको यूज करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा एयर को इंजेस्ट कर सकें, इनहेल कर सकें, ताकि हम अपनी विल के तहत ऑक्सीजन की जो इनटेक है उसको बढ़ा सकें. सो यहाँ पर आपको लंग्स काम आते हैं. अगर लंग्स यहाँ पर ना हो और आप देखें कि इर्द गिर्द का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फ्रॉग्स को खास तौर पे अगर देखा जाए एज एन एग्जांपल, अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा है या बॉडी टेम्परेचर रेज कर रहा है या इर्द गिर्द का टेम्परेचर रेज कर रहा है, तो इसके साथ ही टेम्परेचर का रेज होना मतलब ये है कि ऑक्सीजन की नीड भी बढ़ रही है. दे हैव टू टेक इन मोर एंड मोर ऑक्सीजन. अगर वहां पर सिर्फ स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता रहेगा, दे कैन डाई ऑफ सफोकेशन, वो दम घुटने से मर सकते हैं. सो यहाँ पर लंग्स काम आते हैं, क्योंकि जब एयर एंटर होती है इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एल्वोलाई होते हैं उसके अंदर. एल्वोलाई छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स के अंदर, जो कि एयर के एंटर होते ही उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. उस सरफेस एरिया के बढ़ने से गैस एक्सचेंज एफिशिएंटली होता है. सो अगर लंग्स नहीं होंगे और मेटाबॉलिक नीड बढ़ गई है ऑक्सीजन की, तो ये सफोकेशन से मर सकते हैं. सो इट इज काइंड ऑफ अ बाईपास सिस्टम, जहां पर एक से ज्यादा मेथड्स नेचर ने एम्फीबियंस को दिए हैं कि वो एफिशिएंटली जरूरत के तहत जब उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो ज्यादा इंटेक कर लें, अगर ज्यादा की नहीं है तो फिर वो एनर्जी कंजर्व करते हुए स्किन के थ्रू सांस लेते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर इज अ कंपैरिजन. 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो तो टोटल रेस्पिरेशन का 70% स्किन के थ्रू और बकल कैविटी के थ्रू हो रहा होता है. बकल कैविटी मतलब माउथ. लेकिन अगर टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए तो टोटल रेस्पिरेशन का सिर्फ 30% स्किन और बकल कैविटी के थ्रू होता है. 70% respiration at 25 degrees is going to be through lungs. So do keep it in mind. This is important for objective course.
और ये सवाल एज सच भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए, बट यू गाइस शुड नो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एम्फीबियन लार्वा ब्रीथ थ्रू एक्सटर्नल गिल्स। जो लार्वा होते हैं खास तौर पे अगर आप देखें फ्रॉग लार्वा, उनमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स का, जिसमें फेरेंजियल स्लिट्स बनती हैं। तो इनमें भी लार्वल स्टेज में फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं, जिनके साथ एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। और जैसे ही मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये एक मैच्योर एनिमल बनने की तरफ इसका प्रोसेस चलता है, तो ये फेरेंजियल स्लिट्स क्लोज हो जाती हैं और एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। So next important part is temperature regulation. Amphibians rely on external heat sources to maintain body temperature. और ऐसे एनिमल्स जो एनवायरनमेंट पे रिलाई करें अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, उनको इकोथर्मिक कहते हैं। इको मीन्स एनवायरनमेंट, थर्मिक मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। Heat almost immediately dissipates in aquatic environment as soon as it is produced during the metabolism. So जैसे ही एक फ्रॉग, फॉर एग्जांपल फ्रॉग एक पूल के अंदर है या एक पॉन्ड के अंदर है और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है खाने के डाइजेशन से, दिस एंड दैट, ग्लाइकोलिसिस वगैरह से, तो जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है उसके तहत बॉडी से वो हीट निकल के तो ज़ाया हो जाएगी, वो किसी इस्तेमाल में नहीं होगी। क्योंकि आप देखें तो उनकी बॉडी के वॉल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता, कोई इंसुलेशन नहीं है कि वो बॉडी से प्रोड्यूस हुई हुई हीट जो है वो बॉडी के अंदर ही रहे। सो इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एम्फीबियंस रिटेन द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। अब क्योंकि मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस होके वाटर के अंदर चली गई है और वो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर अगर एक फ्रॉग है फॉर एग्जांपल, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर वही होगा जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग वाटर का टेम्परेचर है। ऑन लैंड ऑन द अदर हैंड दे यूज बिहेवियरल चेंजेस टू मैनेज बॉडी टेम्परेचर। अब कुदरत ने उनको कुछ इंस्टिंक्ट्स सिखाए हैं, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ तरीके सिखाए हैं, जिसके तहत वो अगर ज़मीन के ऊपर हैं तो वो कैसे हीट या टेम्परेचर रेगुलेशन कर सकते हैं। अब अगर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर दिन के टाइम रेगुलेट नहीं कर सकते या उनका टेम्परेचर राइज कर जाता है दिन के वक्त, तो ज़्यादातर स्पीशीज जो हैं वो नॉकटर्नल है, मीन्स ऐसी स्पीशीज जो रात के वक्त एक्टिव होती हैं सनडाउन के बाद। सो दे स्टे अंडर मॉइस्ट लीफ लिटर और इन फरोज। सो इनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं, या तो सारा दिन ये आप अगर जंगल में किसी को जाने का इत्तेफाक हुआ तो आप देखते हैं कि पत्ते टूट टूट के सारे जंगल की जो ज़मीन है उस पर गिरे हुए होते हैं और उनके नीचे मुख्तलिफ छोटे छोटे जानवर जो हैं उन्होंने अपने घर बनाए हुए होते हैं। तो सैलेमेंडर्स या फ्रॉग्स की बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं जो कि सारा दिन जो है वो ऐसे लीफ लिटर के नीचे, और ये कुदरती तौर पे मॉइस्ट भी होता है, तो वो अपने आप को दिन की सूरज की तपिश से बचाने के लिए सारा दिन उन लीफ लिटर के अंदर या ज़मीन में सुरंगें बना के, बरोज बना के वो सारा दिन वैसे गुजारते हैं, और फिर जब सनडाउन के बाद ये बाहर निकलते हैं तो फिर ये अपना एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू करते हैं। अब अगर इनको अपना बॉडी टेम्परेचर राइज करने की जरूरत है ओकेजनली, फिर ये सनलाइट में निकल सकते हैं। खास तौर पर उस वक्त इनको अपना टेम्परेचर राइज करने की जरूरत पड़ती है जब इनको इन्होंने फीड किया हो और मेटाबॉलिज्म के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत हो, तो ये आमतौर पर बरों से बाहर आ जाते हैं और सनलाइट में टाइम गुजारते हैं, या कुछ ऐसे रॉक्स या स्टोन्स जो सनलाइट एब्जॉर्ब करके हीट अप हो चुके होते हैं, ये उन पे आमतौर पे उनके साथ अपने आप को चिपका के या उनके ऊपर बैठ के अपना बॉडी टेम्परेचर राइज कर देते हैं, ताकि मेटाबॉलिज्म में मुख्तलिफ एंजाइम्स जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए वो खाने को डाइजेस्ट कर सकें। सो टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज इज यूजुअली
quite broad depending upon the environmental temperature fluctuations, क्योंकि environment के अंदर temperature fluctuations का इन animals के temperature या आप कह लें कि temperature regulation पे बहुत बड़ा असर है. So इसलिए इनकी जो आप कह लें कि टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज है वो भी उसी टेम्परेचर के हिसाब से. आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जनरली स्पीकिंग सैलेमेंडर्स की टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज जो है वो -2 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है, विच इज़ ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज. ह्यूमंस के लिए ये रेंज बहुत कम है, क्योंकि आप आमतौर पर देखते हैं कि 98.6 से 1 डिग्री भी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आप बुखार फील करते हैं, हाई टेम्परेचर फील करते हैं, और आपके बॉडी प्रोसेसेस जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं. लेकिन कुदरत ने इन एनिमल्स को ये एक वाइड रेंज दी है जिसके दौरान ये अपना सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. सिमिलरली स्पीकिंग ये रेंज और भी ज़्यादा ब्रॉड है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉग्स, जो कि 3 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर को सरवाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज द नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अदर वर्टिब्रेट्स, विच मीन्स कि इनमें ब्रेन होता है, इनमें भी नर्व्स होती हैं और एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का ऑल ओवर द बॉडी. और जो फोर ब्रेन है, यानी कि जो आप कह लें कि फ्रंट पार्ट है ब्रेन का, वो बेसिकली 3 मेजर फंक्शंस के उसमें सेंसरी और एक्टिव सेंटर्स हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. नंबर 1 इज ऑल्फैक्टरी सेंटर. ऑल्फैक्टरी मीन्स सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि नोज के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है स्मेल से रिलेटेड या केमिकल से रिलेटेड या कोई ऐसी एयर के टेम्परेचर से रिलेटेड, वो सारी जो है वो फोर ब्रेन कंट्रोल करता है. कलर स्किन, कलर चेंज ऑफ द स्किन. कुछ फ्रॉग्स या सैलेमेंडर्स के ऐसे टाइप्स हैं जो कि कैमोफ्लॉज के लिए अपने स्किन का कलर चेंज कर लेती है, अपने आप को बैकग्राउंड के अंदर छुपाने के लिए, कह लें कि अपने आप को हंटर्स से बचाने के लिए, किसी का फूड बनने से बचाने के लिए वो अपना स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं. तो ये काम भी फोर ब्रेन के अंदर होता है. विजुअल फंक्शंस, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितने प्रोसेसेस हैं वो भी फोर ब्रेन के अंदर रेगुलेट होते हैं. मिड ब्रेन जो है वो हियरिंग और विजन को कंट्रोल करता है, यानी कि साउंड और लाइट की परसेप्शन के जो सेंटर्स हैं वो मिड ब्रेन के अंदर है. और मोटर रिस्पॉन्सेज, यानी कि उनसे रिलेटेड ऐसे रिस्पॉन्सेज, मतलब आप ये देख लें कि अगर हियरिंग के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है, और उसके नतीजे में वो एनिमल अगर अपने आप को ख़तरे से बचाता है तो वो उस एनिमल का मोटर रिस्पॉन्स, यानी कि ऐसे रिस्पॉन्सेज जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की विल शामिल है, जो अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है, वो मोटर रिस्पॉन्स है. प्लस विजन भी मिड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है. एंड हाइंड ब्रेन, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इज इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन. यानी कि आप कह लें कि जो मोटर रिस्पॉन्सेज की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सारे जो प्रोसेसेस हैं या मूवमेंट है फॉर एग्जांपल वो कोऑर्डिनेटेड है. अगर हमें ब्रेन ये कह रहा है कि हमने फॉरवर्ड मूव करना है, तो आपके जो पाँव हैं या आपकी टांगें जो है वो उसे कोऑर्डिनेट करके आगे को मूव करें, और कोऑर्डिनेट करते हुए उनको ये अंदाज़ा होगा कि आगे जो है वो कोई पत्थर है, हमें उससे बचना है, या हमें अगर जंप करना है तो इतना जंप करना है. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. तो यही कोऑर्डिनेशन इन एम्फीबियंस के अंदर भी हाइंड ब्रेन के अंदर रेगुलेट होती है. प्लस हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन.
So sensory receptors are distributed all over the skin and they respond to heat, cold and pain. स्किन जो है एम्फीबियन की वो रेस्पिरेशन के साथ साथ सेंसरी रिसेप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा रिच है और ये सेंसरी रिसेप्टर्स ऑल ओवर द स्किन स्कैटर्ड होते हैं ताकि ये हर तरफ से बॉडी के जो है ना वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें, टेम्परेचर, हीट, कोल्ड और पेन सेगमेंट. Aquatic salamanders, some frogs and most larval forms possess lateral line system which is similar to fish. आपको शायद याद हो कि एक लाइन आप अक्सर ऑब्जर्व करते हैं फिश की बॉडी पे जो कि along the length of the fish आपको नजर आती है. बेसिकली ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसके थ्रू ये वाइब्रेशंस को फील करते हैं और दूसरे एनिमल्स के साथ, खासतौर पर फिश में जो कि ग्रुप की फॉर्म में रहती है, वो दूसरी फिशेस के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कीमोरिसेप्टर सेंस केमिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड आर प्रेजेंट इन नेजल एपिथेलियम मोस्टली एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द टंग. सो मैंने जैसे जिक्र किया था कि जो ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन है वो केमिकल चेंजेस को भी फील करती है, विच इज़ वाई कीमोरिसेप्टर्स का नोज की इनर एपिथेलियम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेके तो फिर ब्रेन तक, फोर ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं. इसके साथ साथ आप सेंस ऑफ टेस्ट भी बेसिकली एक तरह के कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू ही जो है वो एक्ट करती है. सेंस ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो कीमोरिसेप्शन. सो माउथ के अंदर कीमोरिसेप्टर्स का होना भी इसलिए बहुत ज़रूरी है. ऑल्फैक्टरी सिस्टम हेल्प्स डिटेक्ट सूटेबल मेट एज वेल एज फाउल सब्सटेंसेस इन फूड एंड एनवायरनमेंट. इन एनिमल्स के लिए बाज़ औक़ात ये धोखा खा जाते हैं कि अगर एक टाइप ऑफ इंसेक्ट इनको पसंद है लेकिन एक और टाइप ऑफ इंसेक्ट जो कि मिमिक्री के थ्रू उस जैसा लग रहा है और ये डिसटेस्टफुल है, इसका जायका अच्छा नहीं है, तो ये इस सिस्टम के थ्रू जो है वो अपने आप को रोक लेंगे कि वो डिसटेस्टफुल इंसेक्ट्स को इंजेस्ट ना करें, खाएं ना. सो ये ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है ये उनको बचाता है इस तरह के और मेट की सिलेक्शन के लिए. दे कैन डिटेक्ट फेरोमोन्स इन द एनवायरनमेंट एंड दे कैन फाइंड द सुटेबल मेट फॉर दैट फॉर देयर रिप्रोडक्शन. So now we can talk about sense of vision. Vision is very important as most amphibians locate their prey by the help of their sense of sight. ज़्यादातर एम्फीबियंस अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपनी आँखों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन हम इस कैटेगरी में सिसिलियंस को नहीं ला सकते क्योंकि इनका विजन बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, या बहुत से ऐसी स्पीशीज हैं सिसिलियन के जिनके अंदर आइज डेवलप ही नहीं करते. So let's just talk about salamanders and frogs. So इस कैटेगरी के ज़्यादातर जो एम्फीबियंस हैं वो सेंस ऑफ विजन पे या अपनी आँखों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं शिकार को ढूंढने के लिए. Some frogs and salamanders have eyes on the front of the head, providing binocular vision and depth perception. So we can say कि इनकी आंखें जो है वो दूरबीन की तरह एक्ट करती है. बाइनोकुलर मीन्स दूरबीन, और वो दोनों एक सिमिलर प्लेन के ऊपर है और हेड के ऊपर बल्जिंग आइज हैं एक फ्रॉग के ऊपर जैसे कि आप देखते हैं, और वो दोनों आइज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड इस तरह से हैं कि वो बिल्कुल हेड के फ्रंट पे हैं. और प्लस इनकी आइज की जो आप कह लें कि फॉर्म है उससे ये इवन अपने इर्द गिर्द के माहौल में डेप्थ तक परसीव कर लेते हैं. आजकल जिनके पास मॉडर्न सेलफोन्स या स्मार्टफोन्स हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा लेंसेज हैं,
उसमें एक लेंस ख़ास तौर पे डेप्थ को परसीव करने के लिए होता है, ताकि पर्सपेक्टिव चीज़ों का क्लियर हो और तस्वीर ज़्यादा क्लियर आए। सो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी डेप्थ परसेप्शन एम्फीबियंस की आइज़ में प्रोवाइड कर दी, एंड मैनी एम्फीबियंस हैव मूवेबल लोअर लिड्स फॉर क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है यहाँ पर कि ह्यूमंस के अंदर जो आईलिड मूव करता है वो लोअर है या अपर है? यू गाइस शुड नो अबाउट इट। सो लोअर लिड जो है वो फ्रॉग्स के अंदर और कुछ सेलेमेंटर्स के अंदर वो मूव करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जिससे आईज जो है वो क्लीन भी रहती हैं, और अगर उनको कोई डस्ट पार्टिकल अंदर जाने का खदशा है तो ये फौरन अपनी आँख बंद कर लेते हैं इन्हीं लोअर आईलिड्स के थ्रू। इस तरह आईज प्रोटेक्टेड भी रहती है। आईज आर रिट्रैक्टेबल विच मीन्स कि आंखें जो है वो ऑर्बिटल सॉकेट के अंदर और बाहर आगे और पीछे मूव कर सकती हैं टू ए सर्टेन लिमिट, डिपेंडिंग ऑन द नीड। फोकसिंग के लिए बाज़-औक़ात इनको आँख को मूव करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो अपने ऑर्बिटल सॉकेट में आगे और पीछे बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, इस तरह ये अपनी आँख को जूम इन करने के लिए किसी चीज़ पे आँख को आगे और पीछे मूव भी कर सकते हैं। ए ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कवर्स द आई फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड डेब्री। सो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट झिल्ली जो है वो इनकी आँख के ऊपर आ जाती है, स्पेशली जब ये रेस्टिंग फेज में होते हैं या हाइबरनेशन की फेज में होते हैं, तो वो इनकी आँख के ऊपर कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है जो कि डस्ट और डेब्री से इनकी आंखों को बचाती है। दे हैव ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली राउंड लेंस इनसाइड द आई which is surrounded by an epithelium called an iris। आयरिस जो है वो एक छोटा सा अपर्चर है, एक होल है जो कि मस्कुलर है इन नेचर, और ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को आँख के अंदर जाने से। बाज़ औक़ात जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो आपको आंखें छोटी करके देखना पड़ता है, तो आप बेसिकली आँख छोटी करने से अपने ये जो आयरिस है इसके अपर्चर को छोटा या बड़ा करते हैं, जिससे आप कोशिश ये करते हैं कि कम से कम लाइट आँख के अंदर एंटर हो। यही चीज़ जो है वो फ्रॉग्स के अंदर होती है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेंस ऑफ हियरिंग। एम्फीबियंस हैव वेल डेवलप्ड ऑडिटरी सिस्टम फॉर वाइब्रेशन कमिंग थ्रू एयर एज वेल एज थ्रू द सबस्ट्रेट या लैंड। और ये कैसे वेल डेवलप्ड है? फ्रॉग्स हैव डेलिकेट मस्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन that covers the cartilaginous ring। So इसके पैरेलल ह्यूमंस के अंदर ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम भी बेसिकली वही एक झिल्ली है जो कि एयर से आने वाली जितनी वाइब्रेशन है उनको फील करके इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। और हमारे यहाँ एक्सटर्नल ईयर है, लेकिन फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। एक ईयर सॉकेट है जिसके अंदर एक कार्टिलेज का रिंग है जिसकी कवरिंग एक मेम्ब्रेन ने की हुई है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिसीव्स एयरबॉर्न वाइब्रेशंस व्हिच आर ट्रांसमिटेड टू मिडल ईयर थ्रू दैट रिंग। अब ये जो कार्टिलेजनस रिंग है ये अटैच्ड है मिडल ईयर से, और मिडल ईयर के अंदर एक छोटी सी बोन है जिसको स्टेपीज कहते हैं, और ये स्टेपीज जो है वो इनर ईयर को, जो आउटर ईयर या आप ईयर सॉकेट कह लें, उसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके साथ जोड़ते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आर सेंस्ड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि 1000 से 5000 हर्ट्ज तक की जो वाइब्रेशन एयर के थ्रू आ रही है उनको ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो फील कर सकती है। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर 5000 हर्ट्ज से ऊपर की कोई वाइब्रेशन है तो वो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फील नहीं करेगी, और 1000 से कम होगी तो उसको भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फील नहीं करेगी। लेकिन 100 से 1000 हर्ट्ज तक की जो वाइब्रेशंस हैं
वो आम तौर पे जो अगले पाँव हैं फ्रॉग के या सैलमेंडर के, उधर से होती हुई पेक्टोरल गर्डल, यानी कि वो बोन सिस्टम जो कि शोल्डर्स में होगा फ्रॉग और सैलमेंडर के, जो कि फ्रंट लिम्स के साथ जुड़ा हुआ है, उधर से होती हुई एक स्मॉल बोन है जिसको ऑपरकुलम कहते हैं, उधर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और ऑपरकुलम से फिर ये ब्रेन में चली जाती है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑपरकुलम हमने पहले भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था, तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज ऑपरकुलम। यू गाइस शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑपरकुलम क्या है और ये किस टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। So tympanic membrane and middle layer are absent in salamanders. ये एक मेजर डिफरेंस है फ्रॉग और सैलमेंडर के हियरिंग सिस्टम में। तो ये मैं पूछ भी सकता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड सैलमेंडर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। Salamanders do not make sounds. So एक और चीज क्लियर हो गई यहाँ पर कि फ्रॉग एक दूसरे को पहचान भी सकते हैं एक दूसरे की साउंड्स की हेल्प से, लेकिन सैलमेंडर्स क्योंकि साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए ये एक दूसरे को परसीव नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू देयर साउंड। दे ओनली रिसीव लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दैट आर transmitted through the substrate to the skull leading to the inner ear। बिल्कुल वही सिस्टम जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जमीन से आने वाली लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को ये लिम्स के थ्रू डिटेक्ट करते हुए स्कल तक और फिर इनर ईयर तक ये वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं, जिसको फिर ये ब्रेन जिनको फिर इनका ब्रेन जो है वो परसीव और फिर उसके अगेंस्ट मोटर रिस्पॉन्स शो करता है। Inner ear of amphibians have fluid-filled semicircular canals that help keep the balance। इनके अंदर फ्लूइड होता है semicircular canals के अंदर, जिनसे फिर ये अपना बैलेंस, रोटेशन और इस तरह के दूसरे जो फंक्शन हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much. This is all for today's lecture. And like, learn, share and subscribe. And I'll talk to you again. Thank you very much.